हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो श्रोडिंगर से रिलेटेड कई फेनोमेनन्स का, कई तरह के हमने एग्जाम्पल लिए थे। एक एग्जाम्पल और है हमारे पास और वो है स्क्वायर वेल पोटेंशियल का। इस स्क्वायर वेल पोटेंशियल में कंडीशन ये है कि यहाँ पर स्क्वायर वेल पोटेंशियल आपका बना हुआ है और इसके लिए उन्होंने कह रखा है कि आपका जब x इज़ लेस देन 0 है तो उस कंडीशन पर आपकी जो पोटेंशियल यहाँ पर उन्होंने कह रखा है वो ज़ीरो है। जब आपका x ये है आपका किस कंडीशन के लिए, 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन a, मतलब इस 0 से a के बीच पोटेंशियल आपका v0 है जो यहाँ पर दिखलाया गया है, और vx इज इक्वल टू अगेन 0 है फॉर x इज़ ग्रेटर देन a के लिए। यहाँ इस तरह से हमें एक वेल दिखलाया गया है और यहाँ पर जो इस वेल की जो गहराई है आपकी, ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है ये इस वेल की गहराई को शो करती है, और a जो है इस वेल की चौड़ाई को, ये इसकी डेप्थ को शो करता है पोटेंशियल, और जो इसकी विड्थ है इस विड्थ को शो करता है आपका ये a, मतलब a विड्थ है और v0 इसकी क्या है, डेप्थ है। अब एक पार्टिकल है यहाँ पर m मास का पार्टिकल, वो m मास का पार्टिकल लेफ्ट से स्ट्राइक करता है और बिकॉज यहाँ पर इसका कोई भी बैरियर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ये सीधा का सीधा निकल जाना चाहिए, कोई रिफ्लेक्शन इसका नहीं होना चाहिए, सीधा ही निकल जाना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स जब ये यहाँ से m मास का पार्टिकल चल के आएगा तो उसके साथ में एक वेव इंक्लूड होगी, और उस वेव के इंक्लूड होने से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये आपके पास कुछ यहाँ पर अनसिमेट्री है। यहाँ पर इस रेंज में आपका v0 जो वैल्यू की पोटेंशियल की 0 है इसमें है और इसमें फिर से 0 है, तो इस अनसिमेट्री के कारण से यहाँ पर इस वेव का थोड़ा पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होगा, यहाँ से ये फिर ट्रांसमिट होके आगे निकल जाएगा। तो इस वेल की इनसिमेट्री, इस पोटेंशियल की अनसिमेट्री के कारण से यहाँ पर अगेन क्वांटम मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों पॉसिबल है। हम यहाँ से टाइम इंडिपेंडेंट, बिकॉज ऑफ ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसे टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं इसके लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ, -h×² अपॉन में 2m d2 साई x अपॉन में dx² प्लस vx साई x दैट्स इज इक्वल टू e साई x। बट हम यहाँ पर बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम लगाते हैं फॉर रीज़न फर्स्ट, अपन रीज़न फर्स्ट की बात करते हैं, और इन रीज़न फर्स्ट में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका पोटेंशियल जो मैंने 0 मान रखा है x इज लेस देन 0 के लिए, इसके लिए तो ये फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, इस रीजन में मैंने वेव फंक्शन माना है साई 1, इसमें माना है साई 2 और इसमें माना है मैंने थर्ड रीजन में साई 3। तो यहाँ पर रीजन फर्स्ट में आपका ये इक्वेशन कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी, d2 साई 1x अपॉन में dx² और प्लस ये बन जाएगा आपका k² साई 1x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मुझे यहाँ मिल जाएगी, पहली इक्वेशन मुझे यहाँ मिल जाती है, और इस तरह से मैं इस इक्वेशन को यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है, मैं रीजन सेकंड की बात करता हूँ। तो सेकंड रीजन में आपका क्या होने जा रहा है, तो सेकंड रीजन में बिल्कुल वैल्यू -v0 रखूँगा मैं इसकी जगह पर। तो ये v0 ये आपका जो है उठ के इधर आएगा, तो माइनस का v0 माइनस का e, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सेकंड रीजन के लिए इक्वेशन मेरे पास जो चेंज हो जाती है वो बन जाती है d2 साई सेकंड x अपॉन में dx² और प्लस साथ में आपका जो होता है यहाँ से ये बन जाता है k² और साई सेकंड x दैट्स इज इक्वल टू 0। और थर्ड रीजन के लिए मेरे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या हो जाती है, अगेन x v फिर से 0 है आपका। तो थर्ड रीजन के लिए मेरे पास में d2 साई थर्ड x अपॉन में dx² प्लस k² और साई थर्ड x दैट्स इज इक्वल टू 0, ये 2 एंड ये 3।
वेयर जो आपका के स्क्वायर है ना, के स्क्वायर क्या है आपका, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपका, ये मैं बोल देता हूँ 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। ग्रुप वेलोसिटी में बता चुका हूँ कि कैसे मैंने के की वैल्यू लिखी है। एंड जो आपका के डैश स्क्वायर है ना, वो के डैश स्क्वायर जो है आपका वो 2m वी नॉट प्लस ई अपॉन में एच कट स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 आ जाती है। यहाँ से वैल्यू मैंने पुटअप की के डैश की वैल्यू क्रॉस करके, ये मुझे वैल्यू मिल जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये वेव हमारे पास में आ गई तो कोई ना कोई इसके सॉल्यूशन भी होंगे, तो अपन सॉल्यूशन मानते हैं इसका। तो पहला इक्वेशन फर्स्ट का जो सॉल्यूशन आपका होगा, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के लिए मुझे सॉल्यूशन मिलता है, तो इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ मैं, तो सॉल्यूशन इनके निकालता हूँ। पहली इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन आता है मेरे पास में, उसको मैं बोल देता हूँ साइन फर्स्ट एक्स दैट्स इज इक्वल टू ए ई की पावर ऑफ आयोटा के एक्स। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ प्लस पी आई, और उससे हम इस फंक्शन को लेकर के बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं जो मैथमेटिक्स में आपने सीखा, हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बी ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा के एक्स, ये इक्वेशन नंबर 5 मिल जाती है मुझे। ये इंसिडेंट वेव का है और ये रिफ्लेक्टेड वेव का, अगर कोई रिफ्लेक्शन होता है तो। अगेन हम सेकेंड रीजन के लिए मान रहा हूं मैं, तो सेकेंड रीजन के लिए बोल देता हूं साइन सेकेंड एक्स दैट्स इज इक्वल टू, इसको मैं मान लेता हूं यहां पर एफ ई की पावर ऑफ आयोटा के डैश एक्स प्लस जी ई की पावर ऑफ माइनस का आयोटा के डैश एक्स, इक्वेशन नंबर 6 हो जाती है। ये सेकंड रीजन के लिए बोला है मैंने। और थर्ड रीजन की बात करता हूं, तो फॉर रीजन थर्ड रीजन के लिए क्या इक्वेशन हो जाती है आपकी, वो बन जाती है आपकी साइन थर्ड दैट्स इज इक्वल टू साइन थर्ड एक्स दैट्स इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका सी ई की पावर ऑफ आयोटा के एक्स और प्लस डी ई की पावर ऑफ माइनस का आयोटा के एक्स। बिकॉज थर्ड रीजन में रिफ्लेक्शन की कोई भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, रे आएगी सीधी चली जाएगी, तो आपकी ये टर्म जीरो होने से सिर्फ फंक्शन बचेगा आपके पास में, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन बच जाएगा, इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब अपन यहाँ पर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लगा दें, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, आपकी जो साइन 1 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2। इस बाउंड्री पर साइन 1 और साइन सेकंड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जब इस जगह दोनों इक्वल होंगे तो उस कंडीशन के लिए मैं इसको प्रूव करता हूं। तो यहां से साइन 1 क्या है आपकी, ये रही आपके साइन 1, ये रही यहां से x इज इक्वल टू 0 के लिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखूँगा, यहाँ x इज इक्वल टू 0 रखूँगा, तो e की पावर ऑफ 0 1 हो जाएगा। तो ये साइन 1 0 हो जाएगा, तो मेरे को पहली कंडीशन मिल जाएगी यहाँ से a प्लस बी, x इज इक्वल टू 0 के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखूँगा मैं, तो इसमें रखूँगा तो ये भी 0 ये भी 0, कितना बन जाएगा f प्लस जी। ये कंडीशन मुझे मिल जाएगी इस साइन 1, और जब ये इसके इक्वल है तो इनके डेरिवेटिव्स भी डी साइन 1 अपॉन में डी एक्स दैट्स इज इक्वल टू डी साइन सेकेंड अपॉन में डी एक्स, ये भी क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो डी साइन फर्स्ट अपॉन में डी एक्स निकालता हूँ, तो डी साइन फर्स्ट अपॉन में डी एक्स ये रहा आपका, यहाँ से इसको में डिफरेंशिएट करता तो आयोटा के बाहर निकलेगा, इधर से माइनस आयोटा के बाहर निकलेगा, फिर e की पावर ऑफ x वापस ये आएगा, x बराबर 0 रखने पर ये 1, तो मुझे जो मिलने वाला आयोटा के कॉमन निकाल लूँ मैं, है ना। इसमें से काम करते हैं, जब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास में मिल रहा है यहाँ पर आयोटा के कॉमन निकल जाएगा आपका, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा अगेन a माइनस बी डिफरेंशिएट करने के बाद में, क्योंकि माइनस हो जाएगा अब ये, इसको डिफरेंशिएट करो तो आयोटा के डैश बाहर निकलेगा और f माइनस जी बाकी 0 हो जाएंगे x बराबर 0 के लिए, पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आयोटा के डैश और ये बन जाएगा आपका कितना है f माइनस जी, इस आयोटा से आयोटा कैंसल, और a माइनस बी की जो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर a माइनस बी दैट्स इज इक्वल टू के डैश अपॉन में k, और ये मिल जाएगा f माइनस जी, इक्वेशन नंबर 9 हो गई 2 इक्वेशन। इसी प्रकार से
एट x इज इक्वल टू ए की बात कर ले, इस पर क्या रहेगा आपका साइन सेकेंड इज इक्वल टू साइन थर्ड, साइन सेकंड साइन थर्ड बराबर हो जाएंगे इस x इज इक्वल टू ए के लिए। तो यहाँ पुटअप करता हूँ मैं, साइन सेकंड और साइन थर्ड को बराबर कर लेता हूँ। तो साइन थर्ड में क्या होगा, जब मैं यहाँ रखूंगा तो आगे पीछे लिख दूँ इसको, साइन थर्ड इज इक्वल टू साइन सेकंड भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि इक्वेशन प्रॉपर बन जाएगी। यहाँ पर रख दूंगा मैं तो बनेगा क्या, तो ये बन जाएगा सी ई की पावर ऑफ आयोटा के ए, क्योंकि x की जगह मुझे अब a रखना है, दैट्स इज इक्वल टू, यहाँ रख दूंगा मैं साइन सेकंड में, तो f ई की पावर ऑफ आयोटा के ए और प्लस का g ई की पावर ऑफ माइनस का आयोटा के ए। इक्वेशन 10 आ गई, 10वीं इक्वेशन बना दी मैंने। फिर डी साइन वन, जैसे ये होता है ये, वैसे यहाँ पर भी होना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करता हूँ सबसे पहले, इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, आयोटा के बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, सी ऐसा कैसा है, और वापस से ई की पावर ऑफ आयोटा के एक्स मिलेगा, और एक्स के लिए क्या रख दूंगा ए, तो आयोटा के ए, दैट्स इज इक्वल टू, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो आयोटा के डैश बाहर आ जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका आयोटा के डैश तो बाहर हो जाएगा दोनों से निकल करके, ये बन जाएगा एफ ई की पावर ऑफ आयोटा के ए माइनस जी ई की पावर ऑफ माइनस का आयोटा के, अरे एक्स की जगह फिर से क्या रख दिया मैंने, ए रख दिया, आयोटा से आयोटा फिर से आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा आपके पास में यहाँ से के सी ई की पावर ऑफ आयोटा के ए, यही होगा सी ई की पावर ऑफ आयोटा के ए, कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल यहाँ से, ये है ना, सी की पावर ऑफ आयोटा के, और ये के और आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो के सी की पावर ऑफ आयोटा के ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के डैश, है ना, ये बन जाएगा के डैश, और एफ ई की पावर ऑफ आयोटा के ए माइनस जी ई की पावर ऑफ माइनस का आयोटा के ए हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 11 आ गई आपके पास। अब हम सॉल्व करते हैं इन इक्वेशन को। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन 9 को ऐड कर देता हूं, तो एडिंग बोथ इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9, ऐड कर दो दोनों को। तो ए से ए और ए कितना हो जाएगा आपका, इसको इसमें ऐड करूंगा तो 2a बन जाएगा, और ऐड करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो होगा आपका इसमें ऐड हो जाएगा। जब इसमें ऐड करूंगा तो f और f कॉमन निकाल लूंगा, तो f कितना बन जाएगा 1 प्लस के डैश अपॉन के, ये होगा ऐड करने में, दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं इसको, और इसको ऐड करूंगा तो g कॉमन निकलेगा, तो प्लस का g कॉमन निकाल लिया, और ये बन गया 1 माइनस के डैश अपॉन में के, ये वैल्यू निकल गई मेरे पास में 2a की। इक्वेशन नंबर 12 बोल दूं इसको। जब मैं 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस ये, तो ए से कट जाएगा, और प्लस, और ये माइनस माइनस मतलब प्लस, तो 2b बन जाएगा मेरे पास। और क्या होगा, इसको सॉल्व करने पर ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब f जो बन जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस के डैश अपॉन के, और जो g हो जाएगा ये बन जाएगा 1 प्लस के डैश अपॉन के। इक्वेशन नंबर 13, ये बन गई 2b की वैल्यू। फिर अपन c और a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो मैं काम करता हूँ, c की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ से काम करें कि हमारे पास जो इक्वेशन है ना, 11 में 10 को डिवाइड कर दूँ मैं, 11 को 10 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड 11 बाय 10 कर दूँ डिवाइड, तो डिवाइड करने से आओ, देखो इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ 11 को 10 से, तो c की पावर ऑफ आयोटा k से c की पावर ऑफ आयोटा k कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ आपका यहाँ पर k बचेगा, दैट्स इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो कितना मिल रहा है k डैश्ड, और कितना मिल रहा है यहाँ से f ई की पावर ऑफ आयोटा के ए। एक काम और करें, इसमें से मैं f ई की पावर ऑफ आयोटा के ए कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1 माइनस का g अपॉन में f हो जाएगा कॉमन निकलने पर f के, और ई की पावर ऑफ आयोटा के इसमें नहीं था, मल्टीप्लाई करना पड़ा ई की पावर ऑफ आयोटा के से डिवाइड ई की पावर ऑफ आयोटा के से, तो नीचे वाला ऊपर आएगा, तो क्या बन जाएगा ई की पावर ऑफ माइनस का 2 आयोटा के ए, यही हो जाएगा। और नीचे से भी सेम काम किया, नीचे से भी क्या करूंगा, इसमें से भी इसको इससे डिवाइड करो, f कॉमन निकाल लूंगा फिर से, तो f से f, ये वाला f, ये वाला f से f से कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा ई की पावर ऑफ आयोटा के भी कॉमन निकाल लिया, तो नीचे बन जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, अब ये देखो प्लस है ये,
g अपॉन में f, तो g अपॉन में f और e की पावर ऑफ माइनस का 2 आयोटा के ए। अगेन यही कंडीशन बन जाएगी मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके मैं यहाँ से g अपॉन एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। और जो g अपॉन एफ की वैल्यू मेरे पास में मिलने वाली है वो मिल जाएगी माइनस का k माइनस के डैश अपॉन में k प्लस के डैश्ड हो गया, दोनों निकल गए। और साथ में जब सॉल्व करने पर मेरे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर ऑफ 2 आयोटा के डैश ए, 2 आयोटा के डैश ए। सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये वाला आ जाएगी आपकी टर्म, इक्वेशन नंबर 14 हो जाएगी। 14वीं इक्वेशन मैंने बना ली इसमें, 14th इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। और 14th इक्वेशन आने के बाद अब जो है हम इसको आगे सॉल्व करें तो यहां से देखिए, यहां से आगे हम इसको सॉल्व करते तो आगे क्या है आपके पास में, ये इक्वेशन बना ली और k की वैल्यू आ चुकी है, k डैश की वैल्यू आ चुकी है, g अपॉन एफ भी मिल चुका है आपको। अब इस वैल्यू को अपन पुटअप करते हैं। हम जो क्या करें, सबसे पहले जो अपन c अपॉन ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो c अपॉन ए की वैल्यू के लिए मैं जो है इस c की पावर ऑफ आयोटा k वाली इक्वेशन है ना, इसको 10 को मैं इस 8 से सॉरी इक्वेशन नंबर 10 को मैं डिवाइड कर दूँ इक्वेशन नंबर आपकी 12 से, 10 को मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर इससे, या इक्वेशन नंबर जो आपकी ये वाली है c की पावर ऑफ आयोटा k है ना, इस c की पावर ऑफ आयोटा k वाली इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ इस 2a वाली इक्वेशन से। मतलब कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये वाली 10 को मैं इस 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 10 को डिवाइड करूँगा मैं 12 से, ऐसा कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 10 डिवाइडेड बाई 12, तो क्या बनेगा c की पावर ऑफ आयोटा k a, तो बन जाएगा c e की पावर ऑफ आयोटा के ए अपॉन में कितना है ये 2a है बिल्कुल, इज इक्वल टू, इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, ये बनेगा आपका f e की पावर ऑफ आयोटा के ए प्लस g e की पावर ऑफ माइनस का आयोटा के ए है बिल्कुल, डिवाइड बाय, इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना है f 1 प्लस के डैश अपॉन के, ये वाली इक्वेशन, और प्लस का g 1 माइनस के डैश अपॉन के, कर दिया डिवाइड। f को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से, तो f आपका कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से ऊपर से f कॉमन निकाल लूँगा तो ये बन जाएगा g बटा f, ये हट जाएगा यहाँ से f कॉमन निकाल लूँगा, ये बन जाएगा g बटा f, इसका एलसीएम लूँगा, उठा के इसको ऊपर ले जाऊँगा, इस e की पावर ऑफ आयोटा के को उठा करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, g अपॉन एफ की वैल्यू में निकाल चुका हूँ ये वाली, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करूँगा तो मेरे पास c अपॉन ए की जो वैल्यू आने वाली है वो c अपॉन ए की वैल्यू मेरे पास में आएगी 2 आयोटा के डैश, 2 आयोटा के डैश e की पावर ऑफ माइनस का 2 आयोटा के ए, ऐसा आ जाएगा। e की पावर ऑफ माइनस का सिर्फ आयोटा के रहेगा आपका, आयोटा के है, और डिवाइड बाय ये बन जाएगा k प्लस के डैश, ऐसा रहेगा। सॉल्व करने के बाद में k स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर रहेगा, k स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और यहाँ से जो बनेगा आपका वो बन जाएगा साइन के डैश ए, साइन के डैश्ड ए, प्लस साथ में जो रहेगा आपका 2 आयोटा के डैश कॉस के डैश ए, 2 आयोटा के डैश और कॉस के डैश ए। ये कॉस साइन कहाँ से आ गए, तो वही अपने पास वो e की पावर ऑफ जो वैल्यू थी ना, ये वाली आयोटा अपन लिख सकते हैं e की पावर ऑफ प्लस एक्स माइनस प्लस e की पावर ऑफ माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका साइन एक्स, और e की पावर ऑफ x माइनस e की पावर ऑफ x अपॉन में 2 आयोटा वो होता है आपका कॉस एक्स। तो वो वैल्यूज में पुटअप करके मैं इसको जो है यहाँ से इस प्रकार बना सकता हूँ। ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, इक्वेशन नंबर 15, 15वीं इक्वेशन आ गई। फिर मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ से b अपॉन ए, तो b अपॉन ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 13 में इक्वेशन नंबर 11 को डिवाइड कर दूंगा।
तो ये 2b/2a, तो कितना बन जाएगा, सिर्फ b/a। क्यों निकाल रहे हैं भी अगली स्टेप में समझ में आ जाएगी आपको सारी चीज़। b/a निकाल लेता हूँ मैं, फिर इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा, इसको इससे डिवाइड करूँगा, तो ये f फिर से कॉमन निकल कटेंगे आपस में, पूरा सॉल्व हो करके यहाँ से जो इक्वेशन मेरे पास में बनने वाली है पूरे को सॉल्व करने के बाद, वो बन जाएगा मेरे पास में कि इसके, क्योंकि फिर मुझे g/f की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी यहाँ से, वो वैल्यू मैं यहाँ पुटअप करूँगा ऐसे जैसे मैंने यहाँ f कॉमन निकाल करके, और पूरे को सॉल्व करने के बाद में जो b/a की वैल्यू मेरे पास आएगी वो बन जाएगी k² माइनस k डैश स्क्वायर, k² माइनस k डैश स्क्वायर, और साथ में कितना है साइन ऑफ k डैश a। अरे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, मैंने बहुत सॉल्व किया आप लोगों ने, मैंने आपको नोट्स, मैंने आपको वीडियो बनवाए हैं, वीडियो आपने देखे हैं, आपने नोट्स बनाए होंगे, तो आपने बिल्कुल सॉल्व किया होगा इन चीज़ों को, और पहले बहुत सारे वीडियोज़ में इसको यहाँ पर कह चुका हूँ मैं। तो फिलहाल डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इस इक्वेशन को, और k² प्लस k डैश स्क्वायर नीचे रहेगा k² प्लस k डैश का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और साइन ऑफ बन जाएगा k डैश a, ये रहेगा k² माइनस k डैश स्क्वायर है ऊपर और नीचे k है, और 2 आयोटा k डैश कॉस k डैश a, 2 आयोटा k डैश और कॉस k डैश a, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 16। अब हम यहां से बात करते हैं सबसे पहली, भाई ऑब्वियस सी बात है, हम यहां से निकालते हैं ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट होता क्या है, क्या होता है ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट? भाई आप बिल्कुल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालोगे, J इज इक्वल टू h×/2mi साइन स्टार डी साई अपॉन डी टी माइनस का साइन डी साइन स्टार अपॉन में डी टी से, ये आपका इंसिडेंट वेव के लिए हो जाएगा, और आप ये इंसिडेंट आपका वाला पोर्शन होगा, इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेके सॉल्व करेंगे तो J इंसिडेंट आएगा, फिर इसको लेके सॉल्व करोगे J रिफ्लेक्टेड आएगा, फिर इसको लेके सॉल्व करोगे J ट्रांसमिटेड आएगा, और फिर आप उसको डिवाइड करके करोगे तो बिल्कुल आपके पास में जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है T बोलते हैं इसको, ये होता है C के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बटे में इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये अपने कई बार प्रूव भी कर चुके हैं अपन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की कंडीशन को लेकर। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया इतना, आप वैल्यू पुटअप कर दें तो T इज इक्वल टू C/A की वैल्यू इतनी है आपके पास में, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन किससे अपन यूज कर देंगे 15, और कौन कौन सी इक्वेशन से, एंड इक्वेशन नंबर दिस इक्वेशन 4, इसका यूज कर देंगे, इस 15 में इस 4 का यूज करके अपन जब सॉल्व करके निकालेंगे तो T इज इक्वल टू जो मेरे पास आएगा वो आएगा 1 प्लस, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर k डैश a डिवाइडेड बाय E 4E E0 E प्लस V0 और इसकी पावर -1, ये आ जाएगा, ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आएगा सॉल्व करने पर इसको 17। एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल लें, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए क्या कर ले, R इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, वही B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन में A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, यही निकाल चुके हैं हम इसको पहले। तो R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका पूरे के, वापस से वही इस इक्वेशन नंबर आप यूज़ करोगे B/A के लिए 16 का एंड 4 का, 4 की वैल्यू इसमें K और K डैश की वैल्यू पुटअप रख के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 1 प्लस, ये बन जाएगा 4E E प्लस V0 डिवाइडेड बाय V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना है K डैश A और इसकी पावर -1, इक्वेशन नंबर 18। ये बन जाता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो इंसिडेंट वाला निकाल दिया, रिफ्लेक्शन वाला अपन ने निकाल दिया। अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, तो हमारे पास में जो है यहाँ हम ये देखते हैं जब अपन ROT को ऐड करते हैं, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, और इसके लिए अभी कर्व अपन खींचेंगे। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि R और T की वैल्यू निकालता हूँ मैं, जब इन दोनों वैल्यू को रख करके जोड़ करके सॉल्व करता हूँ, तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करूँगा, सॉल्व करूँगा पूरे को, तो ये वैल्यू मेरे पास अप्रोक्सीमेट 1 आएगी। इसका मतलब ये है कि T इज इक्वल टू कितना बनेगा, 1 - R। तो यहाँ पर T क्या रहेगा, 1 से
कम रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वेव ऐसे आ रही है तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बट यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आया है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी आया है, तो हम दोनों का जब एडिशन करते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 इसकी हो जाती है। मतलब रिफ्लेक्शन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन 1 - t के इक्वल होगा। और अगर मैं यहाँ से ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात करूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स की पूरी वेव ट्रांसमिट हो जाएगी, बट यहाँ पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 से कम आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की कंडीशन में यहाँ पर कुछ मात्रा में रिफ्लेक्शन की और थोड़ी मात्रा में यहाँ पर ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल होती है, और इस प्रकार से अपन स्क्वायर पोटेंशियल वेल को यहाँ पर इजीली समझा सकते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट जो अपने पास में है उसको अपन बोलते हैं रेजोनेंट स्कैटरिंग। ये रेजोनेंट स्कैटरिंग को बिल्कुल यहाँ पर समझाया जा सकता है इस फेनोमेनन की हेल्प से, इस स्क्वायर पोटेंशियल वेल की हेल्प से। जैसे अपन ने लास्ट वाले में समझाया था, हमने जो है आपने कहा था कि सर गैमो थ्योरी को हमने पोटेंशियल वेल को लेके इजीली समझा था, वैसे अपन इसको भी समझा सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए यहाँ से हम ये कहते हैं कि हमारे पास में जब अपन कर्व खींचते हैं, आपका ये कर्व मुझे मिलता है, मैं यहाँ से ये कर्व खींचता हूँ, ये कर्व E/v0 के लिए, और ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी के लिए कर्व में खींचता हूँ, और यहाँ पर ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू है, और जो 1 होती है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है, तो 1.0 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलती है। और इसके लिए जो कर्व मुझे मिलता है ना, वो कर्व मुझे कुछ इस तरह से मिलता है, इस तरह से मुझे कर्व मिलता है इसका, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ऐसे मुझे इसका कर्व कुछ मिलता है। तो यहां पर हमारे पास E/v0 की कुछ फिक्स वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, इन सब वैल्यूज के लिए मुझे क्या है, मैक्सिमम यहां पर जो है प्रोबेबिलिटी मिलती है, और कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जहां पर मुझे मिनिमम प्रोबेबिलिटीज इस केस के लिए मिलती है। हम यहां पर ये कहें कि इसको हम समझा सकते हैं बिल्कुल, ऐसा हमें कर्व मिलता है तो कर्व क्यों मिला उसको अपन समझा सकते हैं इस फेनोमेनन से। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर अपन सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है आपकी, n पर ही होती है, जहाँ पर n = आप क्या रख सकते हो, 1 2 3, सॉरी यहाँ से ये होती है n π/2, इसी पर ही होती है, या 2n + 1 π/2 रख सकते हो इसको, 2n + 1 π/2, जहाँ n = 1 2 3 डैश होता है। इस पर हमेशा साइन थीटा की मुझे वैल्यू मिलती है, और साइन थीटा की इसके रेस्पेक्ट में n = 1 के लिए ये बन जाता है 3 π/2, फिर आपका n = 2 के लिए 2 2 4 और 5 5 π/2, ऐसे करके मुझे हर बार वैल्यू प्लस माइनस की टर्म में मिलती है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा की जगह क्या है अपने पास में, थीटा की जगह मेरे पास में k'(a), तो साइन k'(a) की जो वैल्यू मुझे मिलती है हमेशा कितनी मिलती है, +-1, मतलब इसके लिए, और इसके लिए मैं लिख सकता हूँ इसको +-1 की जगह मैं कैसे, साइन 2n इसके लिए लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से जब मैं से k'(a) की वैल्यू निकालूंगा ना, अरे भाई 1 की जगह +-1 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, +-1 की जगह 2n + 1 π/2 रख सकता हूँ मैं। ये साइन इतना था वैल्यू, साइन ये इतना, तो जब कंपेरिजन करूँगा तो k'(a) कितना बनेगा, तो k'(a) ये साइन था आपका, साइन इतना, और k'(a) बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 2n + 1 π/2। इस कंडीशन के लिए ये अपने पास मैक्सिमम कंडीशन मिलती है साइन k'(a) की, और हमेशा साइन की जो k'(a) की जो वैल्यू मिल जाती है मुझे, तो साइन k'(a) मुझे कितना मिलता है, ये हमेशा +-1 की टर्म्स में मिलता है। जब मैं इस वैल्यू को इसमें पुटअप करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 17, इक्वेशन 17 से मुझे क्या मिल जाता है, यहाँ पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट t ये मुझे मिल जाता है 1 कितना है आपका v0², और यहाँ से +1 -1 के लिए जब स्क्वायर करूँगा तो वापस से क्या हो जाएगा आपका, वो 1 ही होने वाला है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 4e e + v0, और इसकी पावर कितनी है -1, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के लिए लिख सकता हूँ, तो रिफ्लेक्शन के लिए ये इक्वेशन बन जाती है कितनी, तो ये बन जाता है आपका 1 + 4e और e + v0 ये है, और डिनोमिनेटर में v0 का स्क्वायर और इसकी पावर -1,
ऐसे मिल जाता है मुझे। अब मैं यहाँ से बोलता हूँ कि साइन की इस वैल्यू के लिए मेरे पास जो है आर जो होता है वो मैक्सिमम होता है, आर जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है, मिनिमम होता है। मतलब साइन की इस वैल्यू के लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मिनिमम और आर क्या होता है आपका, मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे हुआ भाई, वी नॉट की वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो ये टर्म लगभग आपकी नेग्लिजिबल हो जाती है। जब नेग्लिजिबल हो जाती है तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचता है, 1/1 मतलब -1 उठा के ले जाओगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, वी नॉट की वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम है तो इसके साथ में ऐड होगा ये टर्म पूरी की पूरी, ऐड होगी तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी। जब ये नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली मतलब नीचे की टर्म बढ़ जाएगी आपकी डिनोमिनेटर की, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। तो साइन की इस वैल्यू के लिए मेरे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बहुत कम और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा आता है। बट अगर मैं साइन की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ कि साइन के डैश ए इज इक्वल टू रख दूँ मैं साइन में रख दूँ इसमें n पाई, जहाँ n इज इक्वल टू 1 to 3 के लिए। इसके लिए हमेशा मेरे पास जो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है साइन n पाई की वैल्यू। तो कंपैरिजन करके लिख सकता हूँ के डैश ए बराबर n पाई। इस के डैश ए बराबर n पाई की इस वैल्यू के लिए मेरे पास हमेशा साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मेरे पास जो यहाँ पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो आता है अब मेरे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आएगा, वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों मैक्सिमम हो जाएगा, ये वैल्यू आप जब इसमें रखोगे साइन के डैश ए बराबर 0 इस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में ये रखा है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी आपकी 0 हो जाएगी और 0 होने से 1 बचेगा, 1/1 मतलब फिर से 1, तो टी मैक्सिमम हो जाएगा आपका। बट आर जो हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मिनिमम। कैसे हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो बटे में 0, किसी पद के बटे में 0 इन्फिनिटिव, 1 प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटी उठा के नीचे ले जाओगे तो 1 में इन्फिनिटी पावर -1 उठा के नीचे 1/इन्फिनिटी मतलब 0, तो आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 आ जाएगी, मतलब बहुत कम रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को, इसके आधार पर हम इस रेजोनेंस स्कैटरिंग को इजीली समझा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि विभव कूप के लिए T तथा E/V0 के बीच हमने जब कर्व खींचा है तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि E/V0 की कुछ स्पेशल वैल्यू के लिए हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है। कब, जब आपका ये जो है के डैश ए इज इक्वल टू n पाई की कंडीशन हो। तो इस कंडीशन के लिए आपके पास में क्या होता है, आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है, और इन हर वैल्यू के लिए इस ई डैश अपॉन वी नॉट की अलग अलग डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमेशा मैक्सिमम होता है, और कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, कम होता है इस वैल्यू के लिए। ये कंडीशन क्या शो कर रही है, ये कंडीशन ये शो कर रही है कि आपकी एक रे जा रही है ऐसे, दूसरी रे आ रही है ऐसे, दोनों आपस में मिलती हैं और मिल करके क्या होता है, टोटल जो इसका सुपरपोजिशन से इसका इंटरफेरेंस कितना हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये रे क्या करती है, एक दूसरे को यहाँ पर ख़त्म कर देती है, और उसके खत्म होने से रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। इस कंडीशन के लिए, वो कंडीशन जिसके लिए E/V0 की वो कंडीशंस जिसके लिए हमें T की मैक्सिमम वैल्यू मुझे हर बार प्राप्त होती है, इसी चीज़ को अपन बोलते हैं रेजोनेंट स्कैटरिंग। मतलब मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर जो आपका स्कैटर हो जाता है वेव फंक्शन, ये दूसरे रीजन में आपका फिल आउट हो जाता है।